गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी। आज हम बीएससी पार्ट 3 के सेकंड पेपर के अंतर्गत इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम या परितंत्र, ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये टर्म सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में प्रपोज की थी और ये बताया था कि इकोसिस्टम या परितंत्र में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी कम्युनिटी के या समुदाय के, वो आपस में तो इंटरेक्ट करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशनशिप में होते हैं या उससे भी संबद्ध होते हैं और उससे भी इंटरेक्ट करते हैं। तो इसलिए इकोसिस्टम जो है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम ऑफ कम्युनिटीज़ एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कोई भी कम्युनिटी या समुदाय जिसमें कि जैविक सदस्य रहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो अपने अजैविक एनवायरनमेंट से ऊर्जा भी लेंगे, खनिज पदार्थ भी लेंगे और इन सब का उपयोग करते हुए उस चक्र को पूरा करते हैं और उसके कारण इस पूरे इकोसिस्टम की संरचना होती है और आपस में सारी क्रियाएं होती हैं। तो यही जो इंटरेक्शन है किसी भी कम्युनिटी के ऑर्गेनिजम्स का आपस में और अपने चारों तरफ प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, ये परितंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। अब ये जो इकोसिस्टम है, इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी, उसकी बेसिक यूनिट बनाता है इकोसिस्टम और इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन और उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स या कारक जितने भी हैं, वो उसका एनर्जी फ्लो और जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनकी साइक्लिंग, ये सब इकोसिस्टम के अंतर्गत ही आता है। अब एक जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम है या बैलेंस कंडीशन में इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है या सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। यानी कोई भी इकोसिस्टम, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के रहते हैं और उन सभी की क्रियाएं आपस में एक दूसरे से संबंध के द्वारा ही पूरी होती हैं। और कोई भी इकोसिस्टम आपस अपने आप में पूरा होता है। जैसे किसी भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्री भी लेते हैं, तो ट्री या पेड़ जो है वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम में परितंत्र है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्री है अपना भोजन खुद बनाता है, खुद खाना बनाता है और उस पर जितने भी रहने वाले एनिमल्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है। तो ये जो ट्री या पेड़ है, इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। प्रोड्यूसर खुद हो गया ट्री, यानी खुद अपना भोजन बना रहा है, उस पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अब वो उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर्स हो गए। इसी तरीके से पेड़ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो कि इनके ऊपर फीड करते हैं, तो वो अपने आप में ट्री एक इकोसिस्टम बन गया। बहुत सारे किसी एरिया में छोटे छोटे ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं, वहीं पर एनिमल्स भी हैं, उस एरिया में हैं, बहुत बड़ा एरिया है फॉरेस्ट का, तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। तो इस तरीके से हर एक इकोसिस्टम अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम होता है और उस एरिया के सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के एक तरीके से हम कहें पूरक होते हैं। और इकोसिस्टम की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप में एक फंक्शनल बैलेंस बना के रखता है, अपनी पूर्णता उसमें होती है। और इकोसिस्टम का ये जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा वो अपने आप को रेगुलेट करके रहता है, वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम्योस्टेसिस या समस्थिरता, कि अपने आप में हर एक इकोसिस्टम एक बैलेंस बनाकर रहता है।
और इस पृथ्वी पर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स हैं, ये सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स मिलकर एक सिंगल बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसे ग्लोबल इकोसिस्टम या बायोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं, या बायोस्फीयर या ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। तो अभी जैसा मैंने कहा, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स हैं, उसमें से जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है और मोस्ट यूनिफॉर्म, जो इससे रहता है हमेशा, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस जिसमें नहीं होते, और सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम या मरीन इकोसिस्टम। अब एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जितनी भी उसकी सराउंडिंग्स हैं, उसको घेरे हुए वातावरण जो है हम जिसे कहते हैं, उसमें कई तरह के फोर्स होते हैं, कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, कई तरह के एजेंट्स होते हैं, और इन सब का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव पड़ता है। तो एनी एक्सटर्नल फोर्स और सब्सटेंस विच सराउंड्स एंड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनी वे इज द फैक्टर। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ या कोई भी फोर्स यदि उसकी क्रियाओं को अफेक्ट करता है, तो वो उसके लिए फैक्टर कहलाता है या कारक कहलाता है। और ये फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इनको कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जिस जगह पर रहता है, सराउंडिंग्स, वो उसकी हैबिटेट कहलाता है, उसका आवास होता है, और वहाँ पर जितने भी सब्सटेंसेस हैं या पदार्थ हैं, वो सब उसकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, तो वो उसके लिए फैक्टर्स या कारक का काम करते हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये कंपोनेंट भी इसके कहलाते हैं, या फैक्टर्स जो हैं या कारक जो हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स, यानी जैविक कारक और अजैविक कारक ये होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक जो हैं, इनको हम देखें तो इसमें भी फिर दो कैटेगरीज हैं। एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की दो कैटेगरीज हो गई, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक, यानी अजैविक और जैविक कारक। और जो एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक हैं, इसमें भी फिर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक फिजिकल फैक्टर्स यानी भौतिक कारक होते हैं, और दूसरे केमिकल फैक्टर्स या रासायनिक कारक होते हैं। जैसे हम जानते हैं, एनवायरनमेंट में सभी तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को चारों तरफ से घेरे हुए, उसमें फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स जो हैं वो इसके लिए फिजिकल फैक्टर्स का काम करते हैं, जो केमिकल एजेंट्स हैं वो केमिकल फैक्टर्स का काम करते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक में जो मेनली कंपोनेंट्स आते हैं, वो है टेम्परेचर या ताप, इसके अलावा लाइट या प्रकाश, वाटर यानी जल, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, जो मॉइस्चर होती है एनवायरनमेंट में, उसका भी ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव पड़ता है, सॉइल या मृदा, करंट एंड प्रेशर, तो प्रवाह या दाब। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को घेरे हुए उसके पर्यावरण में या उसके वातावरण में जितने भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं या भौतिक कारक होते हैं, उन सब का उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ये जो चीज़ें बताई हैं, टेम्परेचर है, चेंज होता रहता है, लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी हमेशा एक सी नहीं होती, चेंज होती है। जहाँ वो रह रहा है, पानी, वाटर किस तरह का है वहाँ पर, जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, आर्द्रता ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है हवा में या कम है, तो उसका भी उसकी क्रियाओं पर, ऑर्गेनिज्म की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से सॉइल, जहाँ पर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, तो सॉइल जो है, जिस मिट्टी में आसपास उसकी मिट्टी है वो किस प्रकार की है, तो प्लांट्स की